दोस्तों नमस्कार। सत्ता की तानाशाही दरक रही है, सवाल उठ रहे हैं और सवाल उन जगहों से उठ रहे हैं जिस पर पैनी नजर ही नहीं बल्कि पूरी निगरानी के साथ इस दौर में सत्ता चला करती थी और यह एहसास कराती थी कि दरअसल जनता ने उसे चुना है और वो जो मन चाहे सो कर सकती है। और यह सवाल कोई आज का नहीं है, यह बीते 12 वर्षों की ऐसी कहानी है जो धीरे धीरे इस देश के भीतर अब उन संस्थानों को ताकत दे रही है जिस ताकत की उम्मीद इस देश ने खो दी थी। जेनजी सड़क पर आया, उसने हिम्मत दिखाई। वह अपनी आजादी, अपनी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के तौर तरीकों से डिगा नहीं। इस देश के संस्थानों को निर्देश दिए गए, उन्हें पूरे तरीके से हटा देना है। बावजूद इसके वह डिगा नहीं, उसने हिम्मत दिखाई। और कमाल देखिए, उसकी हिम्मत की ताकत इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों तक जाकर पहुंच चुकी है। यानी जो सवाल इस देश के भीतर मीडिया से उठते नहीं थे और जेनजी के सड़क पर आने के बाद भी मीडिया लगातार जेनजी की घेराबंदी, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर या उनके द्वारा लगाए गए नारों को लेकर या फिर उन्हीं के द्वारा जो कटघरा मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर बनाया गया, शिक्षा मंत्री को लेकर बनाया गया, प्रधानमंत्री को उसमें खड़ा किया गया, देश के गृह मंत्री भी बच नहीं पाए, उन सबको ढाल के तौर पर मीडिया ही बन चुका है। यानी मीडिया मौजूदा राजनीतिक सत्ता का ढाल है। और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होता चला गया कि दरअसल आपको न्याय कहां मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट मिलना चाहिए, संविधान की परिभाषा वो करता है, लेकिन एक झटके में वहां से निराशा क्या इस देश को मिलने लग गई। इसीलिए एक जज ने जब आज एक ऐसा सवाल उठा दिया, उस सवाल के आश्रय लगने लगा वाकई जेनजी की हिम्मत ने इस देश को ताकत दे दी है। अब यह देश खुले आसमान तले सांस लेने की परिस्थिति में आ रहा है। ऐसा क्या कह दिया गया। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर जाकर कल रात जब यह कहा, मेरे खिलाफ कहे गए जो भी अपशब्द हैं मैं सबको माफी देता हूं, तब विपक्ष के नेता ने लिखा, आप माफी मत दीजिए, इस देश के छात्रों को माफी नहीं चाहिए बल्कि आप उनसे माफी मांगिए। यह टकराव नहीं है, यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इससे पहले इस देश में कभी नहीं थी। और आज एक कार्यक्रम जिसका विषय था द जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स असेसिंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां भी पहुंचे थे। वो की नोट उनको देना था। वहां एक पैनल डिस्कशन था ट्रांसपेरेंसी को लेकर। वहां पर सीधे तौर पर या सांकेतिक तौर पर जो आपको समझना है समझ लीजिए, कॉकरोच शब्द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया था। हालांकि 2 बार सफाई भी दी कि मेरे कहने का मतलब इस देश के युवा छात्रों, बेरोजगार छात्रों से नहीं था, सोशल मीडिया में रेंगने वाले छात्रों से नहीं था, मेरा मतलब तो एक वकील को लेकर था। लेकिन बात बनी नहीं। और आज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति के लिए कारण बताने चाहिए। ऐसा ना करने से हम न्यायपालिका में ऐसे लोगों के आने की गुंजाइश बनाते हैं जो बाद में लोगों के समूह को चींटियां कह सकते हैं। एंट जी, कॉकरोच कहा गया था और ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसे जजों की नियुक्ति तो नहीं हो रही है जो आने वाले वक्त में लोगों के समूह को चींटियां कह सकते हैं और ऐसी बातें कह सकते हैं जो पूरी तरीके से असंवैधानिक हो।
हालांकि जिक्र वो कुछ और भी कर रहे थे, लेकिन इस देश में जब चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द कहा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि देख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाइएगा जजों की नियुक्ति को लेकर, तो हो सकता है वो कल चींटियां तक इस देश के लोगों के समूह को कहने लग जाए, तब आप क्या करेंगे? यानी पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर से एक आवाज उठी है। और वो मैसेज क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में वजह नहीं बताई जाती है जो कि बताई जानी चाहिए, और ना बताना जजों के साथ अन्याय है और यह जनहित के खिलाफ है। आप किसी की भी नियुक्ति कर देते हैं और कभी किसी की नियुक्ति नहीं करते हैं। कॉलेजियम कहता है नियुक्ति कीजिए, आप कहते हैं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप इसका तर्क नहीं देते हैं, कॉलेजियम तर्क देता है। जस्टिस भुइयां यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वजह छिपाने से हम जैसे लोगों के लिए न्यायपालिका में जगह बनाते हैं जो बाद में लोगों के समूह की तुलना चींटियों से कर सकते हैं। यानी अगर आप वजह छिपा लेते हैं और ऐसे लोगों के लिए न्यायपालिका में आप जगह बना देते हैं जो बाद में किन्हीं भी लोगों के समूह को और उनकी तुलना चींटियों से कर सकते हैं, तो ऐसी बातें कह सकते हैं जो पूरे तरीके से असंवैधानिक हो और संविधान के मूल्यों के खिलाफ हो। दरअसल इसके बाद उन्होंने कुछ और जिक्र किया जो शायद खुले तौर पर इसका ऐलान भी करता है कि सरकार कैसे जजों की नियुक्ति कर रही है या कॉलेजियम को अपनी शर्तों पर वो ले लेती है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने दरअसल इस चींटियों शब्द का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज के 2024 में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिए गए विवादित जो भाषण था उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जाते हैं जिसमें वह मुसलमानों के खिलाफ इशारों इशारों में कुछ बातें कह जाते हैं। उसी रेफरेंस को लेकर मौजूदा वक्त में जस्टिस भुइयां इस सवाल को उठाते हैं, आप कैसे लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं और कैसे लोगों की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जजों की नियुक्ति की सही चर्चा और ठोस कारणों के आधार पर होनी चाहिए, और अगर ऐसे फैसले पर जानकारीपूर्ण बहस भी होती है तो उन्होंने कहा क्या मुश्किल है, या क्या आपके सामने संकट ऐसा आ गया कि आप बहस भी करना नहीं चाहते हैं? तो क्या ये जजों की नियुक्ति तक में तानाशाही की परिस्थिति इस दौर में या एक कॉकस के तहत चीजें चल रही है जो वैचारिक तौर पर सत्ता के अनुकूल हो? उसके बाद उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने के कॉलेजियम के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस जगह यह सेमिनार हो रहा था वहां सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल भी मौजूद थे, और उनके लिए जब कॉलेजियम ने कहा और कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश दोहराई, यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट ने या स्टेट ने अपने तौर पर खारिज कर दिया कि हम इन्हें जज नहीं बनाएंगे, सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को, कॉलेजियम ने फिर वो लेटर भेजा और फिर सरकार ने नहीं किया। जस्टिस भुइयां कहे कि मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जो भी तर्क और कारण दिए गए थे वो खासे ठोस थे, कम से कम उन तर्कों से मैं सहमत हूं। तो क्या सरकार के सहमति के लिए कुछ और चीजें चाहिए? इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार इस देश के नागरिकों के साथ आपके क्या सरोकार हैं, जैसे बार बार यह सवाल उठता है कि इस देश में संसद के कोई सरोकार जनता के साथ है कि नहीं है। जनता के रोजगार जा रहे हैं, उनकी आय कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सांसद इन चीजों से कटा होता है। उसका अपना वेतन बढ़ता है, अपने तरीके से सुविधाएं मिलती हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं,
भीतर उठने वाले सवालों के ताल्लुकात बाहर की जनता से होते नहीं हैं। जनता जिन सवालों को उठाती है पार्लियामेंट के भीतर, उसका कोई महत्व बचता नहीं है। और इन सब के बीच अब पार्लियामेंट भी तो सत्ता ने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, विपक्ष तक कुछ नहीं कर सकता है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि दरअसल नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि अदालतों में क्या हो रहा है और उनके न्यायाधीश कौन हैं, उन्होंने शिक्षा दीक्षा कहां से हासिल की, क्या उनका सफर है, उनके पहले कौन से फैसले थे, आपको सारी चीजें लिखनी होगी। जस्टिस भुइयां इसके आगे कहते हैं कि मैंने देखा है कि कॉलेजियम के पिछले 3 फैसलों में कोई कारण बताया ही नहीं गया। यानी कॉलेजियम ने आपको भेजी रिपोर्ट और आपने खारिज कर दी और कुछ भी नहीं बताया, तो क्या पारदर्शिता के सिद्धांत से पीछे हटने जैसा कदम यह सब नहीं है? और जब जस्टिस भुइयां ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि आने वाली पीढ़ियों में कोई जज ऐसा भी होगा जब इस देश के युवाओं को वह चींटियां कह दे, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है यह सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कॉकरोच कहा, उस दिशा में भी यह खुला संकेत है। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि इस दौर में अब जब से जेनजी की हिम्मत ने इस देश के तमाम संस्थानों को एक ताकत दे डाली है और दुनिया भर में उस बात का जिक्र होने लगा है, उस दौर में चीफ जस्टिस के कार्यक्रम रद्द भी हो रहे हैं। कल 2 तारीख को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में उनका कार्यक्रम था, जहां वो चीफ गेस्ट थे। वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया क्योंकि सीजीआई नहीं जाएंगे। तो क्या सरकार को यह डर हो गया कि पता नहीं वो कब कहां कैसे बोल दें, या फिर एक झटके में जेनजी ने जो हिम्मत दे दी इस देश के भीतर, उसमें चीफ जस्टिस भी कहीं अब उन बातों का जिक्र ना कर दें जिन बातों का जिक्र अभी तक नहीं हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे अभी तक कोई जस्टिस निकलकर इन बातों का जिक्र नहीं कर रहा था कि दरअसल पारदर्शिता होनी चाहिए। सरकार भी जो निर्णय लेती है उसमें कोई पारदर्शिता, कॉलेजियम के निर्णय को खारिज करने और आप बताएंगे नहीं, यह स्थिति क्या पहले थी? दरअसल जस्टिस भुइयां के बारे में एक चीज जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो नए नवेले जस्टिस हैं। 2011 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में वो जज नियुक्त किए गए, उसके बाद 2019 में बंबई हाई कोर्ट आ गए थे, 2021 में तेलंगाना के जज थे वो, और 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस हो गए। 3 बरस पहले 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। यानी ये एक मैसेज है कि कब तक इस देश के भीतर के इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई आवाज ना आए, एक ऐसी परिस्थिति क्या बना दी गई थी जिसको एक झटके में आज एक सेमिनार में जस्टिस भुइयां ने तोड़ दिया। या फिर यह सवाल इस देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में उन पिलर्स का भी है जिसके दायरे में इस देश की नौकरशाही भी आती है और 4th स्टेट के तौर पर मीडिया भी आता है। मीडिया अभी भी उसी कटघरे को बनाने में जुटा हुआ है जो जंतर मंतर पर हुआ, जिस तर्ज पर हुआ। इस बात का जिक्र वो कर ही नहीं पा रहा है कि दरअसल जेनजी की मौजूदगी जो जंतर मंतर पर थी वो किन वजहों से थी। और यह वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पर आते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो अपशब्द कहे गए मैं उसे माफ करता हूं। यानी जो जेनजी सड़क पर उतरकर अपने हक और न्याय का जिक्र करते हुए इस देश के भविष्य और अपने भविष्य को जोड़कर उन अधिकारों की मांग कर रहा है जो संविधान के तहत भी उसे मिलने चाहिए और किसी भी सरकार की गवर्नेंस के तहत उसे मिलने चाहिए, वो गायब है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा मैं माफ करता हूं। एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए, सुन लीजिए। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। तो क्या प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए कि जंतर मंतर पर कौन सा तबका उतरा था? किस तरीके से नीट की परीक्षा लीक होने के बाद जो छात्रों ने खुदकुशी की
उनके दर्द में वो शरीक नहीं हुए? जो कॉकरोच जनता पार्टी भी बनाई गई, उसमें अभिजीत दिबके कौन है? ये बोस्टन में पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें सौरभ दास कौन है? ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक वक्त एक मैगजीन में आर्टिकल लिखकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उनको परफॉर्मेटिव जस्टिस बताते हुए एक पूरा का पूरा नकाब उतार कर रख दिया था। आशुतोष रंका कौन है? ये आईआईटी कानपुर से किए हुए हैं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं। उसमें लीगल जर्नलिस्ट के तौर पर रत्ना सिंह की मौजूदगी है। ये लोग कौन है? और जो लोग शरीक हुए वो सभी एक लिहाज से हायर एजुकेशन के दायरे में है और इस देश में हायर एजुकेशन को ढहते हुए देख रहे हैं। अब उस कल्पना में पहुंचिए जहां छात्रों ने खुदकुशी कर ली, छात्राओं ने खुदकुशी कर ली। और शायद यही बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री ने कल रात जब कहा मैं माफ करता हूं, राहुल गांधी ने कहा एक बार परिवार का दर्द तो देखिए, उन माता पिता से मुलाकात तो कीजिए। कितनी पीड़ा उन परिवारों के भीतर है जिन्हें आप माफ करने का जिक्र कर रहे हैं। तमिलनाडु में आज वो एक परिवार से मिले, या कहें कई लोगों से मिले, उन परिजनों से मिले जिन्होंने अपने बच्चे बच्चियों को खोया है। उसके बाद सोशल मीडिया में उन्होंने चंद लाइनें लिखी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी, एक पल में बर्बाद हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है जो सिस्टम खुद बेईमान है। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त, सपने सब पेपर लीक से छिन गए हैं? जवाब है नहीं। और इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी आखिरी लाइन में लिखा कि भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं है, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। भारत की राजनीति में संवाद पार्लियामेंट के भीतर होना चाहिए। उस पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं पहले दिन से, वहां पर गृहमंत्री नहीं जा रहे हैं पहले दिन से। संसद लगातार ठप चल रही है। संवाद जो हो रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। प्रधानमंत्री खुश हैं, वो इंस्टाग्राम पे आते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी दुखी हैं कि उन्हें जवाब सोशल मीडिया के जरिए देना पड़ता है। विपक्ष संसद के परिसर में नारे लगाता है। मीडिया उसी को दिखाकर खुश हो जाता है कि हमने रिपोर्टिंग कर ली। मीडिया किसी भी उस दरवाजे पर नहीं जाता है जहां दर्द बिखरा हुआ है। वह उस राजनीतिक परिस्थितियों में अभी भी फंसा हुआ है जहां पर उसे लगता है कि मौजूदा सत्ता का बरकरार रहना शायद उसके बिजनेस मॉडल के अनुकूल है, या फिर जो साख उसने गंवा दी है वो साख तो नहीं पा सकता है, तो ऐसे में बस इसी राख को अपनाता चले। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे जो लिखा, जो मुलाकात चेन्नई में की जिन परिवारों से, तस्वीर भी देख लीजिए और पढ़ भी लीजिए।